हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट बी लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं खंड अ। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 15 वसूली खाता। ठीक है, तो देखो आज हम सेट बी का जो प्रश्न क्रमांक 15 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15 किससे रिलेटेड है? वसूली खाता से। तो मतलब आज के हम वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा? वसूली खाते में डिपेंड रहेगा। ठीक है, मतलब मैं आदर्श उत्तर का वसूली खाता भी बता रही हूँ और एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी है। ठीक है, तो उसको भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है, वसूली खाता से वो भी क्या है, रिलेटेड है ना। इस वीडियो के द्वारा आपका यदि कोई भी वसूली खाता में डाउट होगा तो डाउट क्या हो जाएगा, आप लोग का क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न को, अरविंद और विनोद एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को साझेदारी फर्म के समापन का निश्चय किया। उनकी आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार थी। दायित्व में क्या है, उनका लेनदार है 3000 रुपये। सामान्य संचय कितना है? 3700 रुपये। विनोद का ऋण कितना है? 3300 रुपये। पूंजी है अरविंद का 12000 रुपये, विनोद का है 12000 रुपये। टोटल कितना हुआ? 24000 रुपये। और इधर का टोटल कितना होगा जी? 34000 रुपये होगा। ठीक है, और संपत्ति साइड क्या दिया गया है? रोकड़ 4000 रुपये दिया गया है। विविध संपत्तियां कितनी दी है? 30000 रुपये दिया गया है। ठीक है, अब देखो समायोजन क्या दिया गया है? विविध संपत्तियां 20,600 रुपये में बेची गई। वसूली व्यय 600 रुपये हुए। वसूली खाता बनाइए। ठीक है, हमको कौन सा खाता बनाने के लिए बोल रहा है जी? वसूली खाता बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वसूली खाता बनाएंगे, है ना। तो देखो वसूली खाता का प्रारूप क्या होता है? विवरण राशि। विवरण राशि बायां पक्ष का होता है विकलन और दायां पक्ष होता है समकलन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वसूली खाता का विकलन पक्ष रहता है उसमें क्या लिखते हैं? जो संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति में आपको क्या दिया गया है? रोकड़ और विविध संपत्तियां। तो हमेशा याद रखना, जब वसूली खाता बनाएंगे तो रोकड़ को नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, रोकड़ की एंट्री नहीं होता वसूली खाता में, केवल हमारी किसकी एंट्री होती है जी? संपत्तियों की होती है। ठीक है, तो विविध संपत्ति कितना दिया गया हमको? 30,000 रुपया दिया गया। ठीक है, तो ये कौन से पक्ष में दिया है? संपत्ति पक्ष में, मतलब समाकलन है ना, तो इसको उल्टा करना पड़ता है। इसको संपत्ति को हमको कौन से पक्ष में लिखना पड़ता है? वसूली खाता का विकलन पक्ष में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो विकलन पक्ष में विविध संपत्तियों से लिखा गया है 30,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे जो चिट्ठा है उसके दायित्व पक्ष में क्या दिया गया है? लेनदार दिया गया है। ठीक है, तो लेनदार दायित्व कौन से पक्ष में है? विकलन पक्ष में है। तो विकलन का एंट्री वसूली खाते में कौन से पक्ष में होगा? समकलन साइड में होगा। ठीक है, तो समकलन में लिखेंगे तो दायित्व का कौन कौन सा मदे समकलन पक्ष में आएगी? तो लेनदार आएगा। ठीक है, और जो सामान्य संचय की राशि है और जो विनोद का ऋण है और पूंजी है ना, पूंजी है। तो ये जो सामान्य संचय, विनोद का ऋण, पूंजी, ये तीनों का ही एंट्री वसूली खाता में नहीं होता है। ठीक है, केवल किसका होगा जी? आपका जो लेनदार दिया गया है उसी बस का एंट्री होगा वसूली खाता में, वो भी ये दायित्व पक्ष में है। तो वसूली खाता कौन से पक्ष में जाएगा? समकलन पक्ष में जाएगा। ठीक है, तो देखो समकलन पक्ष में लिखा गया है लेनदार को 3000 रुपये, है ना। अब देखो हमारा जो भी समायोजन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमको समायोजन में क्या दिया गया है जी? विविध संपत्तियां 20,600 रुपये में बेची गई। वसूली व्यय कितना हुआ? 600 रुपये हुआ। ठीक है, तो देखो जो विविध संपत्तियां थी उसका एंट्री हम, जो चिट्ठे का विविध संपत्तियां था उसका एंट्री कौन से पक्ष में किए? विकलन पक्ष में किए। लेकिन जो समायोजन में दिया रहता है विविध संपत्तियां, उसको जस्ट उल्टा करते हैं। जैसे चिट्ठे की संपत्ति को विकलन पक्ष में लिखे, लेकिन जो समायोजन की संपत्ति है उसका एंट्री हम कौन से पक्ष में करेंगे? समाकलन पक्ष में करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हेडिंग देना पड़ता है रोकड़ खाता को करके। ठीक है, जो भी समायोजन की राशि को हमको समायोजित करना है तो सबसे पहले हेडिंग क्या देना पड़ेगा? रोकड़ खाता को। समाकलन साइड में रोकड़ खाता को लिखाता है और विकलन साइड अगर हमको समायोजन करना है तो क्या लिखाएगा? रोकड़ खाता से लिखाएगा। ठीक है, तो देखो हमको समायोजन में विविध संपत्तियां कितना दिया गया है? 20,600 रुपया दिया गया है। तो ये क्या है? संपत्ति का एंट्री चिट्ठे का कौन साइड में हुआ है? विकलन, लेकिन समायोजन कौन से पक्ष में होगा जी? समकलन पक्ष में। तो विविध संपत्तियां कितना आ गया? 20,600 रुपये आ गया। ठीक है, फिर क्या है आपका यहाँ? वसूली व्यय 600 रुपये है। तो देखो व्यय क्या होता है? हमेशा खर्चा होता है। खर्चा हमेशा क्या होता है जी? विकलन। तो विकलन का जो
वसूली व्यय उसका एंट्री कौन साइड करेंगे, रोकड़ खाता से हेडिंग हो गया, वसूली व्यय कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेनदार 3000 रुपये दिया गया है ना, तो लेनदार का संयोजन हमको यहाँ तो कहीं भी नहीं दिया गया है, तो आपको वसूली खाता बनाना है, आपको लेनदार संयोजन में दिया रहेगा तो तब तो ठीक है, जो संयोजन में दिया रहेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको संयोजन में नहीं दिया गया है लेनदार की राशि, तो आपको जो भी चिट्ठे में लेनदार की राशि दी गई है उसी को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हमको चिट्ठे में लेनदार की कितनी दिया गया है, कि दायित्व पक्ष में कितना दिया गया था जी, 3000 रुपये दिया गया था, तो उसको संयोजन भी करना पड़ता है। मतलब इस बात को याद रखना कि चाहे लेनदार हमको प्रश्न में संयोजन में दिया रहे चाहे ना दिया रहे, हमको उसका संयोजन करना ही पड़ता है विकलन पक्ष में। तो लेनदार हमको प्रश्न में कितना दिया गया था जी, 3000 रुपये, तो ये लेनदार कितना आ गया, 3000 रुपये। ठीक है, अब ये 3000 लेनदार का और वसूली हुआ कितना है, 600 रुपये, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष को टोटल करेंगे। ठीक है, तो 30,000 और 3,600 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 33,600 रुपये आएगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23,600 रुपये होगा। तो इधर क्या होगा, कम होगा ना, 23,600 रुपये, और इधर कितना है, 33,600 रुपये है। तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें कम को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 33,600 में अगर हम 23,600 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा शेष, 10,000 रुपये बचेगा। ठीक है, तो 10,000 को क्या करेंगे, जो हमेशा याद रखना, और अगर आपका शेष विकलन साइड आ रहा है, इस साइड कम हो रहा है तो आपको लाभ होता है, और अगर इस साइड की राशि का कम होता है तो हमको क्या होता है, हानि होता है। तो शेष इस साइड आएगा जी, इस साइड का कम हो रहा है तो इसको हानि मतलब डायरेक्ट शेष ले गए नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, पूंजी खाता को लिखते हैं। और क्या है, हमारी हानि है, क्योंकि कौन से पक्ष में आ रहा है, शेष जी समाकलन पक्ष में, तो हानि लिखा गया है। ठीक है, अब इस हानि को कौन कौन उठाएगा, अरविंद और विनोद उठाएंगे। ठीक है, तो अरविंद और विनोद में क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। अब देखो हमको प्रश्न में ये तो नहीं बोला, अनुपात तो नहीं दिया गया कि कौन से अनुपात में ये लाभ हानि को बांटते हैं करके, है ना। तो जब भी हमको प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया रहता तो उसको हमेशा कौन सा अनुपात में बांटा जाता है जी, बराबर अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो हमारा शेष कितना है, 10,000 रुपये है। ठीक है, और हमारे टोटल साझेदार कितने हैं, 2 साझेदार हैं, तो इसको कौन से अनुपात में बांटेंगे, 1/2। ठीक है, जैसे 3 साझेदार रहते तो 1/3 हो जाता, 4 रहते तो 1/4, लेकिन यहाँ केवल कितने हैं, 2, तो 2 ही लेंगे, 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 5 एकम 5,000। तो अरविंद के में भी कितना आएगा, 5,000 रुपये आएगा, और विनोद के में भी कितना आएगा, 5,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10,000 रुपये, है ना। तो अब इन सभी को इस साइड को भी ऐड करेंगे, 3,000, 20,600 और 10,000 को, तो टोटल कितना आ जाएगा, 33,600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और इधर तो 33,600 रुपये था ही, तो आ गया हमारा दोनों साइड बराबर, है ना। अब देखो प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है, वसूली खाता से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आयुष और आर्यन एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को फर्म का विघटन किया। इस तिथि पर उनका चिट्ठा इस प्रकार था। दायित्व में देखो क्या है, लेनदार 10,000 रुपये, आर्यन का ऋण है 5,000 रुपये, पूंजी है आयुष का 30,000 रुपये और आर्यन का है 25,000 रुपये। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 55,000 रुपये। ठीक है, और सभी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70,000 रुपये, है ना। और संपत्ति पक्ष में देखो, भवन कितना है, 25,000 रुपये, मशीनरी है 15,000 रुपये, फर्नीचर है 3,000 रुपये, और स्टॉक कितना है जी, 10,000 रुपये, और देनदार है 10,000, और रोकड़ बैंक में कितना है, 7,000 रुपये। ठीक है, इसको भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70,000 रुपये, है ना। अब इसका संयोजन देखो, संपत्तियों से वसूली हुई भवन 40,000 रुपये, मशीनरी है 16,500 रुपये, फर्नीचर है 2,500 रुपये, स्टॉक अंशतः 8,000 रुपये, देनदार 7,000 रुपये, विघटन व्यय 2,100 रुपये, तथा शेष स्टॉक ए ने 1,500 रुपये में ले लिया। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 99,100 रुपये दिए। वसूली खाता बनाइए। ठीक है, हमको क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं जी, वसूली खाता बनाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, व्यापार का विघटन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी व्यापार का विघटन मतलब क्या होता है, समाप्ति होता है, तो कौन सा खाता बनाया जाता है, वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो वसूली खाता बनाने के लिए बोला है तो सबसे पहले हेडिंग देना वसूली खाता। वसूली खाता का प्रारूप क्या होता है जी, विवरण राशि। एक बायां पक्ष क्या होता है, विकलन, और दायां पक्ष क्या होता है, समकलन होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम चिट्ठा देखते हैं, ठीक है, वसूली खाता बनाने से पहले। तो वसूली खाता में जो विकलन पक्ष रहता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, जो हमारा चिट्ठे का संपत्ति पक्ष होता है ना, तो संपत्ति में हमको जो भी संपत्तियां दी होती है उसको वसूली खाता के कौन से पक्ष में लिखना पड़ता है, विकलन पक्ष में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और रोकड़ बैंक में। तो हमेशा याद रखना, बैंक में रोकड़ या रोकड़ खाते ये सब वसूली खाता में नहीं आता, लेकिन ये जितना भी संपत्तियां दी गई है ना ये आएगा वसूली खाता में। और ये संपत्ति कौन से पक्ष में है, समाकलन पक्ष में। तो ये वसूली खाता कौन से पक्ष में जाएगा, विकलन पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है विकलन पक्ष में। भवन खाता से 25,000 रुपये, मशीनरी खाता से 15,000 रुपये, फर्नीचर खाता से 3,000 रुपये, स्टॉक खाता से 10,000 रुपये, देनदार खाता से 10,000 रुपये, ठीक है। और जो हमारा दायित्व होता है, ठीक है, दायित्व कौन से पक्ष में रहता है जी, विकलन पक्ष। तो इसका एंट्री वसूली खाता कौन से पक्ष में होता है, समाकलन पक्ष में होता है, ठीक है। तो देखो दायित्व पक्ष के कौन कौन से मदे वसूली खाता में जाएगी, ठीक है। तो लेनदार, लेनदार कितना है जी, 10,000 रुपये। तो लेनदार कहाँ जाएगा, समाकलन पक्ष में जाएगा वसूली खाता का, ठीक है। और जो आर्यन का ऋण है और जो पूंजी है उसका एंट्री वसूली खाता में नहीं होता, ठीक है। तो इसका एंट्री नहीं करेंगे, केवल हमको वसूली खाता के समाकलन पक्ष में लेनदार लिखना पड़ेगा 10,000 रुपये, है ना। तो लेनदार कितना आया जी, 10,000 रुपये, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे चिट्ठे का एंट्री, है ना। अब क्या करेंगे, संयोजन का एंट्री करेंगे, है ना। अब संयोजन देखो, संयोजन में संपत्तियों से वसूल हुई, ठीक है। तो देखो जो चिट्ठे का संपत्ति था उसको वसूली खाता कौन से पक्ष में लिखा गया है, विकलन पक्ष में। लेकिन जो संयोजन का संपत्ति है उसका एंट्री कहाँ होगा जी, वसूली खाता के समाकलन पक्ष में होगा, ठीक है। तो भवन कितना है, 40,000 रुपये, मशीनरी है 16,500 रुपये, और फर्नीचर कितना है 25,000 रुपये, और स्टॉक अंशतः कितना है 8,000 रुपये, और देनदार क्या है 7,000 रुपये, ठीक है। तो ये सभी क्या हमारी संपत्ति है, और जितना भी संयोजन वाला संपत्ति उसका एंट्री वसूली खाता कौन से पक्ष में होगा, समाकलन पक्ष में होगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया। तो सबसे पहले संयोजन की राशि के लिए शीर्षक लिखना पड़ता है, मतलब जो हमारा हेडिंग रहता है वो क्या रहता है, रोकड़ खाता को, ठीक है। समाकलन साइड क्या लिखना पड़ता है जी, रोकड़ खाता को। और जैसे हमको विकलन साइड समायोजन करना है तो उसके लिए क्या आएगा, हेडिंग रोकड़ खाता से आएगा, ठीक है। तो देखो भवन हमको संयोजन में कितना दिया, भवन 40,000 रुपये, मशीनरी कितना दिया है 16,500 रुपये, फर्नीचर कितना दिया है 2,500 रुपये, और स्टॉक दिया है 8,000 रुपये, और देनदार कितना दिया है 7,000 रुपये। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कुल 74,000 रुपये, ठीक है। तो 74,000 रुपये आ गया। अब देखो संयोजन को ही जो विघटन व्यय है वो कितना दिया हमको 2,100 रुपये, ठीक है। तो विघटन व्यय का हमेशा एंट्री कौन साइड होता है, विकलन साइड होता है, क्योंकि व्यय क्या है, खर्चा, और खर्चा हमेशा क्या होता है, विकलन। तो विघटन व्यय का संयोजन कौन सा करना पड़ेगा, विकलन पक्ष में करना पड़ेगा, ठीक है। तथा शेष स्टॉक ए ने 1,500 रुपये में ले लिया, और ये क्या है जी, स्टॉक कौन ले रहा है, ए ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो कोई भी साझेदार यदि कुछ भी संपत्ति को लेता है तो उसका एंट्री कौन साइड होता है जी, समाकलन पक्ष में होता है, ठीक है। तो ये समाकलन पक्ष में जाएगा। और लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 9900 रुपये दिए, हम लेनदार को कितना भुगतान किए हैं, 9900 रुपये दिए, ठीक है। तो लेनदार का संयोजन देखो, जो चिट्ठे का लेनदार था उसको कौन से पक्ष में लिखा गया था, समाकलन पक्ष में। लेकिन जो लेनदार का संयोजन दिया गया है उसका एंट्री कौन से पक्ष में करना पड़ता है, विकलन पक्ष में करना पड़ता है, ठीक है। तो इस साइड संयोजित करने के लिए रोकड़ खाता से लिखा गया, विघटन व्यय कितना है 2,100 रुपये, और लेनदार कितना है जी 9,900 रुपये है, ठीक है। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, और इस साइड जो अ ने स्टॉक लिया है, ठीक है, तो क्या लिया, संपत्ति लिया है ना, तो संपत्ति का एंट्री कौन साइड होगा जी, समाकलन साइड होगा। तो अ के पूंजी खाता को स्टॉक कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गया, ठीक है। अगर कोई भी साझेदार संपत्ति को खुद लेता है तो उसका एंट्री कौन से पक्ष में होगा, जो भी साझेदार रहेगा उसका नाम आएगा पूंजी खाता को करके, और जो भी संपत्ति रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, और उसका जो राशि है ना। तो यहाँ आ ने स्टॉक लिया है तो इसलिए स्टॉक आ का पूंजी खाता को स्टॉक कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गया, है ना। अब तो हो गया चिट्ठे का भी हम लोग एंट्री कर लिए, संयोजन का भी एंट्री कर लिए। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पता करना होगा कौन से पक्ष में ज़्यादा राशि आ रही है और कौन से पक्ष में कम राशि आ रही है, ठीक है। तो देखो जितने भी राशि है, जैसे 25,000, 15,000, 3,000, 10,000, 10,000 और 12,000, इस सभी को जब हम ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, 75,000 रुपये आएगा, ठीक है। और इसको 10,000
और 74,000 और 15,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 85,500 रुपये। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो देखो ये 85,500 रुपये ज़्यादा होगा और ये 75,000 क्या होगा? कम होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? जो ज़्यादा है उसमें क्या करेंगे? कम को घटाएंगे। तो 85,500 में यदि हम 75,000 रुपये को घटाते हैं तो कितना आएगा जी? हमारा शेष 10,500 रुपये आएगा, ठीक है। अब कम कौन साइड है? विकलन पक्ष में, तो शेष कौन से पक्ष में आएगा? विकलन पक्ष में। तो इसको शेष ले गए करके नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं? पूंजी खाता से लिखते हैं। और हमेशा याद रखना, अगर हमारे शेष विकलन पक्ष में आता है तो क्या रहता है? हमारा लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ करके लिखिए पूंजी खाता से लाभ। और कितने साझेदार थे जी? 2 साझेदार थे, है ना, आयुष और आर्यन। तो दोनों को मिलेगा लाभ, तो आयुष और आर्यन लिखा गया है। हमको प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ही साझेदार कौन सा अनुपात में बांटेंगे? लाभ हानि को समान अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या किया गया है? समान अनुपात में बांटा गया है। समान अनुपात बोले तो क्या होगा? ये 10,500 को 1/2 भाग में बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साझेदार का तो एक ही हिस्सा होगा और टोटल कितने साझेदार हैं? 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे बांटेंगे? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, तो एक इसमें चला जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 शून्य 0, तो 5,250 एकम 5,250 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आयुष का 5,250 आ रहा है तो आर्यन का भी उतना आएगा 5,250, क्योंकि कौन सा अनुपात में बांट रहे हैं? समान अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के में लिख दिए 5,250, 5,250, टोटल करेंगे तो कितना आएगा जी? 10,500 रुपये आएगा, है ना। अब इस सभी को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 85,500 रुपये आ जाएगा। और इधर तो 85,500 रुपये था ही, ठीक है। अब देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये आदर्श उत्तर से नहीं है, लेकिन ये क्या है? वसूली खाता से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। और इसमें एक्स्ट्रा पूंजी खाता भी बनाना है हमको, साझेदारों की पूंजी खाता। तो इसको भी आराम से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, काला, गोरा एवं भूरा एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2009 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। चिट्ठा क्या है जी? 1 जनवरी 2009 को दायित्व में है लेनदार 12,000 रुपये, सामान्य संचय कितना है? 5,000 रुपये। पूंजी काला का है 15,000 रुपये, गोरा का है 12,000 रुपये और भूरा का कितना है? 6,000 रुपये। टोटल कितना पूंजी है जिनका? 33,000 रुपये, ठीक है। और पूरे राशि को टोटल करेंगे तो दायित्व पक्ष में कितना आ रहा है? 50,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, संपत्ति पक्ष में क्या है? बैंक 12,200 रुपये, देनदार है 8,000 रुपये, अशोध्य ऋण संचय कितना है जी? और 200 रुपये, इसमें घटाया गया तो कितना है? टोटल 7,800 रुपये। इसका कितना है जी? 6,000 रुपये। और फर्नीचर कितना है? 2,000 रुपये और भवन है 22,000 रुपये, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 रुपये आएगा, है ना। अब देखो संयोजन क्या दिया गया है? उक्त तिथि को साझेदारी का विघटन किया तथा संपत्तियों की वसूली निम्नानुसार हुई। उक्त तिथि को मतलब यही 1 जनवरी 2019 को उन्होंने क्या किया? अपने व्यापार का विघटन किया, मतलब समाप्त किया। तो उनका जो संपत्ति था उसका वसूली क्या था? इस प्रकार था, ठीक है। देनदार कितने हैं? 7,000 रुपये, स्कंद से हुए 5,000 रुपये, फर्नीचर है 1,000 रुपये और भवन कितना है जी? 25,000 रुपये। लेनदार कितना है? 11,000 रुपये तय हुए, ठीक है। नुकसान के कारण 3,000 रुपये के एक दायित्व का भुगतान करना है। विघटन व्यय 1,000 रुपये हुए। वसूली व्यय खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। देखो जी, इसमें वसूली खाता भी बनाना है और क्या बनाना है? साझेदारों को पूंजी खाता भी बनाना है, ठीक है। अब देखो वसूली खाता है ना, तो वसूली खाता को प्रारूप तो हमको पता ही है। विवरण राशि एक बाया पक्ष आता है विकलन, दाया पक्ष आता है समकलन। तो सबसे पहले हमको वसूली खाता में क्या लिखना पड़ता है? जो संपत्ति पक्ष का हमारा जो संपत्तियाँ होती है उसको कौन से पक्ष में लिखना पड़ता है? विकलन पक्ष में। तो हमको जो चिट्ठा है उसमें देनदार कितना दिया है जी? 8,000 रुपये दिया है, तो 8,000 आ गया देनदार खाता से। स्कंद कितना दिया है? चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में ये 6,000 रुपये, तो 6,000। फर्नीचर दिया गया है 2,000, तो 2,000 रुपये आ गया। भवन खाता कितना दिया है? 22,000 रुपये, तो 22,000 रुपये आ गया, ठीक है। और देखो जो संपत्ति पक्ष में हमको देनदार दिया गया है, ठीक है। तो देनदार कितना दिया है जी? 8,000 रुपये। उसमें अशोध्य ऋण संचित कितना दिया? 200 रुपये। फिर यहाँ क्या है? इसको माइनस करके 7,800 लिखे। लेकिन जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो देनदार का जो टोटल अमाउंट रहता है उसको कौन से पक्ष में लिखते हैं? विकलन पक्ष में। जैसे कि हम लोग देनदार को कितना लिख दिया? 8,000 रुपये लिख दें, ठीक है। लेकिन जो अशोध्य ऋण संचित दिया गया है इसको
कौन से पक्ष में लिखना पड़ता है, समाकलन पक्ष में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको विकलन पक्ष में, जैसे कि देनदार विकलन पक्ष में जाएगा तो उसकी के साथ विकलन पक्ष में नहीं लिखते, असोदय ऋण संचित को इसको क्या करते हैं, समाकलन पक्ष में सबसे पहले एंट्री इसी का करते हैं। ठीक है, तो देखो संदिग्ध ऋण संचय खाता को कितना लिखा गया है, 200 रुपये लिखा गया है। ठीक है, जो संचिति हमको दिया गया था तो देनदार इधर लिखा तो इधर ही लिखना था ना हमको, लेकिन ऐसा नहीं लिखते। जो संदिग्ध ऋण संचय रहता है उसको क्या करते हैं, समाकलन पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, क्या अब देखो चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लेनदार कौन से पक्ष में आया जी, विकलन, तो इसको वसूली खाता कौन से पक्ष में लिखना पड़ेगा, समाकलन, तो ये तो समाकलन में ही लिखाएगा। ठीक है, और जो सामान्य संचय और पूंजी रहता है उसका एंट्री वसूली खाता में नहीं होता तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, विविध लेनदार खाता को कितना लिखा गया, 12,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, अब किसकी बारी है जी, संयोजन करने की बारी। ठीक है, अब तो चिट्ठे का हम लोग एंट्री कर लिया, अब उसके बाद हमको क्या देखना पड़ता है, जो संयोजन दिया गया रहता है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं संयोजन में क्या क्या चीज़ दिया गया है ना। अब देखो संयोजन क्या दिया गया है, देनदार 7,000 रुपये, स्कंद कितना दिया, 5,000 रुपये, फर्नीचर 1,000 रुपये, भवन है 25,000 रुपये और लेनदार कितना है जी, 11,000 रुपये तय हुआ। ठीक है, तो देखो जो चिट्ठे का संपत्ति होता है वो विकलन पक्ष में लिखाता है, और जो संयोजन का संपत्ति रहता है वो कौन से पक्ष में लिखाता है, समाकलन पक्ष में लिखाता है। ठीक है, रोकड़ खाता को करके हमको शीर्षक देना पड़ता है, फिर संपत्ति को कौन से पक्ष में लिखना पड़ता है, समाकलन पक्ष में। ठीक है, तो देखो इसी को हेडिंग देके लिखा गया है रोकड़ खाता को 38,000 रुपये। अब देखो जी तो देखो यहाँ सभी संपत्ति का नाम ना लिख के क्या किया गया है, जितना भी संपत्ति दिया गया है उसके राशि को क्या कर दिया गया है, एक साथ ऐड करके लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे 7,000, 5,000, 1,000 और 25,000 संपत्ति का मूल्य है। ठीक है, तो इसी को आपस में जोड़ दिया गया है और 38,000 रुपये आएगा, तो इसी को रोकड़ खाता को कितना कर दिया गया है जी, 38,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा संपत्ति है ना। अब यहाँ से देखो दायित्व के लिए नुकसान के कारण 3,000 रुपये के एक दायित्व का भुगतान करना है। क्या करना है जी, नुकसान हो गया उसके वजह से हमको 3,000 रुपये दायित्व का भुगतान करना है, और विघटन के व्यय कितने हुए हैं, 1,000 रुपये हुए। ठीक है, तो देखो जो हमारा दायित्व भुगतान है तो वो भी कौन से पक्ष में आता है, विकलन पक्ष में आएगा, और जो विघटन व्यय है वो भी कौन से पक्ष में आता है, विकलन पक्ष में आता है। ठीक है, अब देखो रोकड़ खाता से लेनदार खाता से कितना है, 11,000 रुपये। हमको कितना बताया गया है, संयोजन में लेनदार का 11,000 रुपये, तो 11,000 रुपये आ गया। ठीक है, और क्या हुआ है, दायित्व नुकसान के कारण हमको कितना दायित्व का भुगतान करना पड़ा है, 3,000 रुपये। तो दायित्व है मतलब लेनदार ही है। ठीक है, तो दायित्व खाता से कितना आ गया, 3,000 रुपये। और वसूली व्यय का भी एंट्री कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है। ठीक है, तो वसूली खाता का कितना दिया गया हमको प्रश्न में, 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड को ऐड करेंगे है ना, तो इस सभी साइड को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, 53,000 रुपये आएगा। ठीक है, और इस साइड को टोटल करेंगे तो कितना आएगा जी, यहाँ तक के बाद 200 रुपये, 12,000 रुपये, और 3800 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50,200 रुपये आएगा। ठीक है, अब 50,200 को हम क्या करेंगे, 53,000 में घटा देंगे तो हमारा शेष कितना निकल जाएगा, 2,800 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो विकलन क्या है, ज़्यादा, और समाकलन क्या है, कम, तो शेष कहाँ लाना पड़ेगा, समाकलन पक्ष में। तो इसको क्या लिखते हैं, शेष ले गए करके नहीं लिखते, साझेदारों के पूंजी खाता को लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा शेष समाकलन पक्ष में लाना पड़ता है तो क्या रहता है, हानि रहता है, तो हानि लिखना पड़ा। ठीक है, अब हानि को क्या करेंगे, तीनों साझेदार उठाएंगे है ना, तो काला गोरा भूरा आ गया। अब हमारा कितना का हानि हो रहा है जी, 2,800 रुपये को, तो 2,800 को क्या करेंगे, तो हमको प्रश्न में अनुपात दिया गया है 2:1 का अनुपात, इसको 2:5 में बांटेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 25 हो जाएगा, 3 इसमें आएगा तो 5 6 31 हो जाएगा, 5 शून्य 0, 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल है 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा है ना। तो काला का 1120 रुपये आया, तो गोरा का भी तो अनुपात 2 ही है ना, तो इसका भी कितना आएगा, गोरा का भी 1120 ही आएगा। अब भूरा का कितना है जी, 1 है, तो 1 है तो 560 है, कम 560 आ जाएगा, तो भूरा का कितना आ जाएगा, 560। अब तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा को टोटल करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा जी, 53,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों साइड का जो राशि है दोनों क्या हो गया, सेम आ गया, 53,000 53,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वसूली खाता बन गया है ना।
अब देखो साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। तो साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप क्या होता है जी? विवरण और राशि। तो जितने भी राशि में कितना क्या आता है, जितने भी साझेदार रहते हैं उनका नाम आता है, ठीक है। तो विवरण काला गोरा भूरा, विवरण काला गोरा भूरा। एक साइड क्या होगा? विकलन पक्ष होगा। ये वाला साइड बाया पक्ष क्या होता है जी? विकलन होता है। और दाया पक्ष क्या होता है जी? समकलन होता है, ठीक है। तो समकलन आ गया। तो देखो सबसे पहले पूंजी खाता बना रहे हैं, तो सबसे पहले साझेदारों का पूंजी खाता आएगा। अब पूंजी खाता है तो पूंजी खाता का नाम तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा? शेष लाया गया होगा, ठीक है। ले गया नहीं होगा, क्या होगा? लाया गया। तो हमारा काला का चिट्ठा में कितना पूंजी दिया गया था? 15,000 रुपये दिया गया था। गोरा का कितना दिया गया है? 12,000 रुपये दिया गया है। और भूरा का कितना दिया गया है जी? 6,000 रुपये। इसको जो चिट्ठा दिया गया है ना, उसके दायित्व पक्ष में पूंजी करके दिया गया है, वो वाला राशि है, ठीक है। अब हमारे जो चिट्ठा है उसके दायित्व पक्ष में क्या दिया गया है? संचय की राशि दी गई है, ठीक है। तो संचय का क्या होता है? विभाजन पूंजी खाता में करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको चिट्ठे में संचय की राशि कितना दी गई है जी? 5,000 रुपये दी गई है, ठीक है। तो 5,000 को कौन से अनुपात में बांटेंगे? और संचय को कौन से पक्ष में दिया रहता है? दायित्व। दायित्व क्या होता है? विकलन पक्ष में। तो उसको पूंजी खाता कौन से पक्ष में लाएंगे? समकलन पक्ष में लाएंगे, ठीक है। अब 5,000 को कौन से अनुपात में बांटेंगे? 5,000 है ना, हर एक जो काला था उसका अनुपात कितना है? 2। तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो काला का कितना आ जाएगा जी? 2,000 रुपये। गोरा का भी अनुपात कितना है? 2, तो उसके में भी 2,000 आएगा। अब जो भूरा है उसका कितना आएगा जी? 1 है, तो उसका तो केवल 1 एकम 21,000 होगा, तो 1,000 हो गया, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा? वसूली ये जो पूंजी खाता होता है उसमें क्या आता है? पूंजी आएगा और सामान्य संचय की राशि आती है, ठीक है। अब देखो हमारा जो वसूली खाता था उसका शेष कौन से पक्ष में गया था? समकलन पक्ष में गया था, ठीक है। तो जो वसूली खाता का शेष समकलन पक्ष में गया था उसको पूंजी खाता में कौन से पक्ष में लिखना पड़ेगा? विकलन पक्ष में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वसूली खाता से हानि है, अब वो हानि हुआ था ना, क्या है कि समकलन में गया था शेष, तो इसको कौन से पक्ष में लिखना पड़ेगा? विकलन पक्ष में, है ना। तो हानि 1100, काला को कितना का हानि हुआ था? 1120 रुपये। गोरा का भी कितना हुआ था? 1120। और भूरा का था 560 रुपये, ठीक है। कितना था जी? 560 रुपये, है ना। अब इस क्या करेंगे? इतना ही तो आता है, पूंजी आता है, संचय आता है और वसूली खाता का शेष आता है, जो हम लोग ने क्या कर लिया? लिख लिया। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो देखो इस पक्ष में इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17,000, ठीक है। 17,000 इधर कितना है? केवल 1120। तो 17,000 में 1120 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 15,880 आएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14,000। 14,000 में हम 1120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12,880 आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7,000। 7,000 में 560 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6,440 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब इसको भी ऐड कर लेंगे सभी को, है ना। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 17,000 आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 14,000 आएगा। और इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,000 रुपये आएगा, ठीक। अगर ये वीडियो वसूली खाता समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।